बिना पैसे के तो बंदर नाचेगा नहीं। और अमेरिका फंस गया क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि 40% पेमेंट तो करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी डिफेंस सप्लाई चाहिए अगले 5 सालों में। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते मैम, जय हिंद। सिर्फ लॉकहीड मार्टिन नहीं है, हनीवेल है, नॉर्थरॉप ग्रुमन है, बोइंग, आरटीएक्स, रेथियन, तो काफी सारे रेथियन मैम, कंपनीज है हाँ। जो डिफेंस इंडस्ट्री, हाँ, हम्म, डिफेंस इंडस्ट्री के साथ हम्म, कनेक्टेड है। हम्म, और ये कहना कि अमेरिका सबसे पावरफुल है, सो ये ब्लंडर नहीं करेंगे कि उनके पास स्टॉक पाइल नहीं है हम्म, या हम्म, 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 सप्लाई ऑफ वेपन्स कम हो चुकी है। हम्म, हम्म, आपको याद दिला दूं, ये जब युद्ध शुरू किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, हम्म, ना उन्होंने एक्सपर्ट का एडवाइस लिया, ना हम्म, उन्होंने पेंटागन का एडवाइस लिया, ना उन्होंने हम्म, सीआई इंटेलिजेंस का एडवाइस लिया। हम्म, एट द एंड ऑफ द डे इट वाज हिज ओन डिसीजन, एंड right, ऑल्सो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये लिटरली 60 डेज पार हो जाएगा। हम्म, ठीक है, इट वाज 2-3 डेज एट द मैक्स। आपको याद दिला दूं, इनिशियली ही सेड इट इज गोइंग टू बी डन विद इन 3-4 डेज। हम्म, उसके बाद एक हफ्ते की बात हुई है, राइट उसके मैम। बाद 2 हफ्ता, उसके बाद 3-4 वीक्स की बात हुई है। हम्म, आज जो सिचुएशन है, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ईरान टू रिटालिएट एट इन द सेम फोर्स। अब राइट। इनिशियली आपको याद होगा, लिटरली 20 to 40 thousand ड्रोन्स को हमारी मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंटरसेप्टर यूज कर रहे थे उसको रोकने के लिए। तो इट वाज नॉट इकोनॉमिकली, इट वाज नॉट सस्टेनेबल ऑल्सो। हमारी जो खर्चा है, मिनिमम एट ए मिनिमम $1 बिलियन पर डे खर्चा हो रहा था। तो अगर आप ही खुद ऐड कर लीजिए, मैथमेटिक्स कर लीजिए, जो मैं एक महीने पहले रिपोर्ट पे आ चुकी थी कि 30-35 बिलियन डॉलर खर्चा हो चुका था। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कांग्रेस के पास जाने के लिए बात भी हो रही थी 200 बिलियन मोर डॉलर्स। आपको ये भी याद दिला दूं, हमारे यहाँ पे डिफेंस बजट है 1 ट्रिलियन। ठीक है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको बढ़ा के 1.5 ट्रिलियन पूछने जा रहा है कांग्रेस हम्म, को अप्रूव करने के लिए। और यहाँ पे जो वेलफेयर सिस्टम से, जो हेल्थ केयर हो, पब्लिक सर्विसेज हो, वो कट करके डिफेंस बजट बढ़ाने की बात कर रही है। हमारी जो सिचुएशन है, अगर जीडीपी इज द हाईएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड ऑल्सो, इंटरनली एज द डॉलर स्ट्रेंथ इज फॉलिंग, हमारे डिफेंस का सिचुएशन, उसको बनाने के लिए टाइम तो लगता है ना, स्टॉक पाइल बनाने के लिए टाइम लगता है। सारे काफी सारे सीआईए, इंटेल, इंटेल प्लस द डिफेंस एक्सपर्ट हमें ये भी बताया था कि हमारा स्टॉक पाइल खत्म हो चुका है, बिकॉज आप यूक्रेन वॉर भूल गए हो, उनका फंडिंग भी भूल गए हो, उसमें आर्म भी दिया गया है ना। सो एंड देन नेटो की बात आई है, एंड ऑल्सो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक एक कंट्री को ही डिडंट एलिएनेट। अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने इंडिया को हेल होल बता दिया, चाइना को हेल होल बता दिया। सो दिस इज इंसल्टिंग सिचुएशन टुडे एज ए पावरफुल कंट्री ऑफ अमेरिका, और सुप्रीम पोजीशन में जो बैठे हुए हैं, उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज ही इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट हाउ डिप्लोमेसी इज, एंड दिस इज नॉट a diplomacy. If you're insulting and then putting a gun on somebody's head and telling that to them to sign a deal, this is not diplomacy. कल रात को मैं ये भी देख रही थी, वो सेकंड कॉन्वर्सेशन शुरू होने वाला नेगोशिएशन, यस मैम। उसमें से जेडी वांस नहीं है, तो जेडी वांस को भी साइड कर दिया। So we don't know exactly where we're going, but at the end of Kushner the is day, about to come this for a uh, uh, meeting, ma'am. Gerard Kushner is coming to Islamabad. G. Kushner and Witkoff. Witkov, That's so both are coming basically to the old Islamabad. team is back again. The business team, जो The family team, they ma'am. are not The diplomats. family team. Exactly. These are not diplomats. These are not publicly elected. They are not disclosing also Right. उनको युद्ध में कैसे कैसे उनको फायदा मिल रहा है. So this is such a massive corruption and overtly corrupt administration. हमें दिख रहा है कि this is not something that we as a public are able to digest at this point of time. So whether it is left हो या तो राइट से हो, या हमारे जैसे लोग काफी क्लियरली बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू स्पैन आउट, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट वेल फॉर आवर कंट्री। एंड कोई अगर बोल रहे हैं कि काफी सारे युद्ध लड़ लिया, उन्होंने अफगानिस्तान में क्या कर लिया, उन्होंने सीरिया और लीबिया में क्या ही कर लिया। बट Right, एट द ma'am. एंड ऑफ द डे हमें ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए किसका युद्ध है, और इस युद्ध में प्रेसिडेंट ट्रम्प All right, क्यों ma'am. कूद गए हैं,
without even understanding Discussing if the it prolongs circumstances or and not. aftermath of a war, जी right मैम? Point taken मैम. डॉक्टर सिंह, मैं आपके जी पास आ रहा हूँ. आप बहुत करीब से चाइना को देख रहे हैं और आपकी स्टडी, आई रियली लव द कंटेंट जो आप बात करते हैं सर, बिकॉज इतना ज़्यादा डीप नॉलेज चाइना के बारे में मैंने कभी किसी पैनल में नहीं सुना. डॉक्टर सिंह, मुझे एक बात बताइए, क्या चाइना के लिए इट्स अ बिग चांस फॉर अ चाइना? चलिए जंग नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है ये वक्त चाइना के लिए बहुत फ्रूटफुल है, पैसे कमाने के लिहाज से भी और डिप्लोमेसी के लिहाज से भी. अभिषेक सर. सर, यू आर ऑन अ म्यूट. अभिषेक सर, आई गेस यू आर ऑन अ म्यूट. अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से भी देखें और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी देखें, हाँ. तो चाइना इस पूरी उथल पुथल में अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी तो देख ही रहा है. जिस प्रकार से अमेरिकन डिप्लोमेसी और अमेरिकी सरकार, विशेष करके ट्रंप सरकार, वेस्ट एशियन क्राइसिस में और ज्यादातर मेजर पावर्स के साथ में, चाहे वो जापान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो रशिया हो, उनके साथ अपने रिलेशंस में लगातार कमजोर हो रही है. तो चाइना के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस लड़ाई में भी ईरान और चाइना के बीच में एक 25 ईयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है. लेकिन चीन की जो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए थी. तो उनकी ऑयल सप्लाईज थी वो भी ईरान से नहीं रुकी. साथ ही साथ ईरान को भी उन्होंने कोई डायरेक्ट सपोर्ट देने की बजाय कुछ लेवल्स पर, जैसे कि हम सकते हैं उनको मिसाइल फ्यूल का सपोर्ट की बात हो या फिर एक सर्विलांस सपोर्ट की बात हो, उसको उन्होंने प्रोवाइड किया. जहां तक अमेरिका के लिहाज से देखें तो अमेरिका इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अब एग्जिट के ऑप्शन को चूक रहा है. और किस तरीके से अमेरिका इस लड़ाई में एग्जिट करेगा वो एक बड़ी चुनौती होगी. एक जो ग्लोबल पावर या जो ग्लोबल धाक अमेरिका की बनी हुई थी उसको भी इससे चुनौती मिलेगी. अगर आप ट्रम्प सरकार को देखेंगे तो शुरुआत में ट्रेड वॉर, फिर टैरिफ्स वॉर, फिर ईरान वॉर, तो कंटिन्यूअस लड़ाई में अमेरिका एक के बाद एक फंसता जा रहा है और अपनी स्ट्रेंथ को खोता चला जा रहा है. इकोनॉमिक पावर भी या मिलिट्री पावर भी, जिसके भी हम लोगों ने बात की, बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई है. तो मुझे लगता है इस स्थिति में चाइना अपने लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देख रहा है. वो उन देशों के साथ भी अलाइन करना चाह रहा है और उन रीजन्स के साथ भी अलाइन करना चाह रहा है जिनके साथ अमेरिका के संबंधों में गिरावट आ रही हो, चाहे वो रशिया हो या भारत हो. भारत के साथ आपने देखा कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने पिछले वर्षों में अमेरिका के साथ विदेश नीति में एक अच्छा निवेश किया हुआ था, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग थी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उसका हमें कोई रिटर्न मिलता हुआ नहीं दिखा है जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कूटनीति में. उसी का नतीजा आप देखेंगे भारत चीन संबंधों में भी स्थायित्व आया है. बीच में भी जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है भारत के पास, उसका भी सम्मेलन होना है. इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी डायलॉग लाइनअप है. तो मुझे लगता है कि जो चीन अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक डिप्लोमेटिक स्पेस देख रहा है और कहीं ना कहीं, चाहे वो ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो ग्लोबल इश्यूज हो, चाहे वो वॉर टाइम डिप्लोमेसी हो, चाहे वो पीस टाइम डिप्लोमेसी हो, उसमें चाइना एक मेजर रोल के साथ आ रहा है. इवन जो डील भी पाकिस्तान आज क्रैक करने का प्रयास कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइनीज डिप्लोमेसी या चाइनीज मंजूरी का बड़ा हाथ है. चीन पाकिस्तान का एक प्रमुख सहयोगी है. तो कोई भी ऐसा एजेंडा या कोई भी ऐसी बातचीत पाकिस्तान नहीं करेगा जिससे कि चीन के राष्ट्रीय हितों को नुकसान हो. तो मुझे लगता है इस पूरे अमेरिकन चेस गेम में चाइना एक प्राइम गेनर के रूप में निकल रहा है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरली भी और पॉलिटिकली भी, ग्लोबली अपनी पोजीशन को बनाने के लिहाज